नाभिक की खोज। तो जैसे जैसे समय बीता तो सभी वैज्ञानिकों के चिंता का विषय बन गया कि आखिर न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर, अगर हम बात कर रहे थे परमाणु की, तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन। तो इनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे व्यवस्थित हुए हैं, कैसे ये व्यवहार करते हैं, तो इनको पता लगाने के लिए कई सिद्धांतों को लाया गया। क्योंकि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत में ये धारणा दी थी कि परमाणु सबसे छोटा कण है, जो गलत साबित हो गया था। और उसके बाद ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह से व्यवस्थित हैं, ये पता नहीं चला और इसको पता करने की कोशिश की गई। और इसको समझाने के लिए नाभिक की खोज की गई और इसके लिए कई मॉडलों को प्रस्तुत किया गया। इसमें से जो सबसे पहला मॉडल था वो था रदरफोर्ड साहब की। तो रदरफोर्ड ने सबसे ऐसे कई परमाणु मॉडल लाया गया, लेकिन उसमें से सबसे प्रमुख जो मॉडल थे वो शुरुआत जो हुई थी वो रदरफोर्ड से हुई थी। बाद में इनके में भी कुछ कमी आई। पहले समझते कि रदरफोर्ड ने किया क्या। तो रदरफोर्ड ने परमाणु में इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉन की व्यवस्था का पता लगाने के लिए सोने के अत्यंत महीन पत्थर को चुना, यानी कि सोने का एक परत जैसा पत्थर ये करके चुना। इसलिए क्योंकि सोना ऐसे भी किसी से ज्यादा क्रिया नहीं करता है, क्रियाशील होता है। तो सोने का एक चूर्ण टाइप का पत्थर, एक पर्दा समझ सकते हैं, पर्दे को ले लिया और इस पर्दे के ऊपर इसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे कण होंगे। किसके कण होंगे? सोने के। और इस कण के बीच में इसके ऊपर अल्फा किरणों का क्या किया, तेज बौछार कर दिया, बमबारी कर दिया। और अल्फा किरणों को इस पर बमबारी करने पर, जब इसके ऊपर अल्फा किरणों का बमबारी किया गया, तो कुछ उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये हो क्या रहा है। तो सोना मान लीजिए इसके अंदर क्या है, एक तत्व है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब चीजें मौजूद होंगी। तो इसमें उन्होंने क्या पाया कि जब अल्फा किरणों का इसमें बमबारी हो रहा है, और ये क्या है, मान लीजिए कि एक सोना है, ये सोने के बीच में एक उसका क्या है, ये एटम है, सोने का परमाणु। तो जब देखा गया कि जब अल्फा किरणों का बमबारी किया गया तो मैक्सिमम जितने अधिकतर किरणें थे वो सारे किरणें यहां से क्या हो गए, विस्तृत हो गए। एक सेकेंड, हाँ। तो देखिए यहां से किरणें जो है वो सीधे यहां से गमन कर गए, निकल गए यहां से। कुछ किरणें क्या हो गई, अधिकांश किरणें क्या हो गई, यहां से बाहर निकल गई, विक्षेपित हो गई। कुछ कोण की बात करें या पार निकल के कह सकते हैं, कुछ अल्फा किरणें, ये स्वर्ण पत्र, मान लीजिए ये स्वर्ण पत्र है, कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्र द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए। यानी कि यहां पर वो आए, इस जगह पर आए और टकराने के बाद वो थोड़ा सा विक्षेपित हो गए। ठीक है, इसको अन्य कलर से हम आपको दिखा देते हैं। तो ये यहां से टकराने के बाद कुछ विक्षेपित हो गए। ठीक है, अगला एक चीज देखा गया कि प्रत्येक 1200 कण, ये छोटे छोटे क्या है, कण है, तो प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण स्वर्ण पत्र से टकराकर उसी दिशा में लौट जाता है। यानी कि यहां पर देखिए, यहां से टकराने के पश्चात ये वापस उसी रास्ता में क्या हो गया, लौट गया। मतलब 12,000 कणों में से एक, काफी कम होता है, किसी किसी बुक में 20,000 भी दिया जाता है। यानी कि बहुत ज्यादा कणों में से थोड़ा सा कण जो है वो अल्फा कण टकरा के क्या होते हैं, वापस लौट आते हैं। ठीक है, इस प्रकार के तीन चीजों का उन्होंने अनुभव किया। कुछ पार हो जाते हैं, कुछ विक्षेपित होते हैं कोई कोण से, और कुछ वापस आ जाते हैं। अब इस प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। ठीक है, क्या परिणाम निकाले कि परमाणु के भीतर अधिकांश भाग खाली है। क्यों खाली है? अब खाली इसी कारण से, तो ये जो रेस हैं ये बाहर निकल गए, यानी कि परमाणु क्या है, खाली है अंदर, तो अल्फा किरणें आसानी से निकल जा रही हैं। तो अधिकांश जगह जो क्या है परमाणु के अंदर वो खाली है, क्योंकि जो ये अल्फा कण है बिना विक्षेपित हुए क्या हुए, सोने की पन्नी से बाहर निकल जाता है। अगला बात था कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो रहे हैं, जैसे यहां से टकराकर ये निकल जा रहे हैं। इसका मतलब ये है
कि परमाणु जो है वो धनावेशित भाग है। क्यों धनावेशित भाग है? इसके आगे प्लस प्लस साइन है और ये इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे अल्फा कणों में, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो रहे हैं? विक्षेपित हो जाते हैं। तो ये इससे हमको समझ में आता है कि ये क्या है, कुछ कण जो होते हैं वो अपने मार्ग से कोण बनाकर विक्षेपित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है ये क्या है, हमारा धनावेशित होता है, इसी कारण से ऐसा हो रहा होगा। तीसरा चीज बात किया गया कि बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पर, यानी कि सीधा हो जाना, 180 डिग्री पर विक्षेपित हो जाते हैं। इससे क्या ज्ञात होता है कि परमाणु का पूर्ण अपने प्रयोगों के आधार पर जो धनावेशित भाग है द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन सीमित है। ठीक है, इससे क्या ज्ञात होता है कि परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर ही बहुत कम आयतन में सीमित है। इसी कारण से वो क्या हो रहा है, 180 डिग्री पर वो घुल जा रहा है। अब इससे क्या समझ में आया कि रदरफोर्ड ने दो चीजों की बात की गई। क्या की? एक बात की कि यहां पर एक सेंटर में एक मौजूद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, या फिर हम इसी को नाभिक कहते हैं। तो ये नाभिक हो गया। ठीक है, तो परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जैसा हमने देखा, और ये धनावेशित होने के कारण, और इसे हम एक नाम भी दे दिए जिसे हम क्या कह दिए, नाभिक। तो क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब है कि धनावेशित आवेश तो केवल क्या होता है, प्रोटॉन। अब समझ में आया कि इसके अंदर क्या मौजूद होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसमें बात करें कि नाभिक की त्रिज्या क्या होगी, तो नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितनी होती है, तो 10⁵ गुना छोटी होती है। तो नाभिक की त्रिज्या परमाणु से 10⁵ छोटी होती है। ठीक है, ये हम किसकी बात करें, नाभिक की त्रिज्या की। ठीक है, चलिए, तो नाभिक ऑफ कोर्स छोटा ही होगा। आगे नाभिक के अंदर क्या विद्यमान हो जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमको समझ में आ गया। दूसरा अगर बात किया गया कि नाभिक के बाहर का क्षेत्र क्या होता है, तो इन्होंने अब क्लियर हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन ही बचा है जो क्या होगा, बाहर होगा। तो नाभिक के चारों ओर खोखला एवं रिक्त भाग होता है, किसके हिसाब से, रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से, कि नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं, खोखला भाग होता है, खोखला एवं रिक्त भाग होता है। ठीक है, और इस जहां इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में, आगे हम समझेंगे कि कुछ कमियां कैसे आई, इसी से समझना है, इसलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ये कहानी किसकी थी, रदरफोर्ड मॉडल की। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि क्या हम पढ़े अभी तक। जब सोने की पन्नी पर एक अल्फा कणों की बौछार की गई तो देखा गया, क्या देखा गया, अभी हम लोग देख रहे थे, अधिकतम अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विक्षेपित हुए सोने की पतली पन्नी के आर पार चले गए। इसका मतलब क्या कहें हम, कि वो अंदर खोखला है, अधिकतर भाग क्या है, खोखला है, भाग खाली है। ठीक है, कुछ ऐसे कण होते हैं औसतन 10,000 में 14 जो अपने मार्ग से थोड़ा विक्षेपित हो जाते हैं, कुछ कण जो होते हैं मार्ग से क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं। और इस रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु उपस्थित समस्त धनावेश समान रूप से विस्तृत ना होकर एक छोटे आयतन में ही संकेंद्रित रहते हैं। अभी हमने समझा उसको, बहुत ही कम ऐसा अल्फा कण थे, लगभग 10,000 में से एक, हम 14,000 भी बात कर रहे थे, जो सोने की पन्नी से टकराकर वापस आ गए हैं
कहें कि अपने मार्ग से 180 डिग्री क्या हो चुके हैं, विक्षेपित। उससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश परमाणु के आयतन तुलना में काफी छोटा आयतन हुए होता है। तो यही कहानी थी किसकी, रदरफोर्ड की, जो उन्होंने एक मॉडल को दिया। आगे देखते हैं कि इस मॉडल के अनुसार हमको क्या निष्कर्ष मिलता है कि रदरफोर्ड ने क्या समझाया। तो परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होते हैं, ठीक है, और जिसका अधिकतम भाग रिक्त होता है। पहला विषय हम लोग देखे थे। परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समय धनावेश उसके केंद्र एक सूक्ष्म आयतन में संचित रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। परमाणु में ऋणावेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन और धनावेशित कण प्रोटॉन की संख्या समान होती है, यह हमें पता है। अतः परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि जितना प्रोटॉन है पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो बचा केवल क्या, बाकी उदासीन हो गया। तो प्रोटॉन धनावेशित भारी कण होते हैं जो परमाणु के केंद्र में मौजूद होते हैं और परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं जो परमाणु के चारों ओर घूमते रहते हैं गोलाकार पथ पे। तो ये कहानी थी हमारे पास किसके, परमाणु, रदरफोर्ड की थ्योरी या फिर उसके मॉडल के आधार पर। आगे देखते हैं कि उनके अंदर कुछ कमियां क्या क्या थी, कि उन्होंने क्या कमियां थी किसके अंदर, रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया कि परमाणु की स्थायित्व को नहीं समझाया जा सकता। क्या बताया उन्होंने, कि परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझाया जा सकता। इसका मतलब क्या है कि हमको पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, किस स्थान पर घूम रहा है। उसने कहा कि एक कक्ष पर घूम रहा है, निश्चित कक्ष पर। ये कक्ष, निश्चित कक्ष कौन सा कक्ष होगा, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन विस्तृत होगा, ये उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया। दूसरा बात उन्होंने नहीं बताया कि परमाणु के विविक्त स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर सकता, यानी कि इसके आगे जितने भी स्पेक्ट्रम बनेंगे, क्षेत्र बनेंगे जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, उसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी कि इलेक्ट्रॉन को हमको कैसे वहां पर जमाना है। ठीक है, तो ये कहानी हम लोग को किसने, रदरफोर्ड ने बिल्कुल नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन है तो ठीक, उन्होंने कहा कि ये नाभिक है और इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन किस स्थान पर एक्चुअल में मौजूद है, उसकी ऊर्जा कितनी होगी। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन घूमता है तो घूमते घूमते उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। जब ऊर्जा कम होते होते एक समय ऐसा होगा कि वो जाकर इस पे टकरा जाएगा इसके हिसाब से, क्योंकि ऊर्जा तो घटेगी घटेगी। तो इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। तो क्या कहा, क्या क्या कमियां उनके अंदर। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में वृत्तीय कक्षा जो सर्कुलर ऑर्बिट थे, नाभिक का चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में है कहाँ। जैसे कि इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में घूमते हैं, जैसा मैंने बताया, वो चीज उन्होंने नहीं बताया। ठीक, मैक्सवेल के विद्युत गतिकी के सिद्धांत के अनुसार मैक्सवेल साहब ने कहा था कि प्रत्येक त्वरित जिस आवेशित कण यानी जिसके अंदर क्या होगा, मोशन होगा, गतिशील होगा, विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं, यानी जो घूमेगा वो ऊर्जा निकालेगा। अब जब ऊर्जा निकलेगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अपने कक्षा के में घूमते हुए लगातार अभिकेंद्रीय यानी कि केंद्र के तरफ त्वरण को अंतर्गत होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का भी लगातार विकिरण के रूप में ऊर्जा का ह्रास होना चाहिए। अब ऊर्जा कम होगा इसका मतलब है कि वो जाकर उससे क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा तब होगा जब नाभिक क्या होगी, नाभिक अपनी दिशा को बदलते रहेगी, लेकिन वो अपनी दिशा को बदलती नहीं है, वो क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। परमाणु से लगातार सतत ऊर्जा का ह्रास के कारण निकलने वाले विकिरण का स्पेक्ट्रम भी सतत होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में परमाणु से निकलने वाले विकिरण का स्पेक्ट्रम असत्य या रेखीय होता है। इस प्रकार से क्या हुआ, रदरफोर्ड ने जो भी मॉडल दिया था वो कुछ हद तक सही था, लेकिन पूर्ण रूप से सही, गलत नहीं था, लेकिन उन्होंने जानकारी कम दी। ठीक है, तो अगली कक्षा में हम देखेंगे बोर द्वारा एटॉमिक मॉडल किस प्रकार से उन्होंने रदरफोर्ड की कमियों को क्या किया, दूर किया।
तब तक के लिए धन्यवाद।